आज हम बात करेंगे एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो एवरी अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम वन और अदर काइंड ऑफ इलनेस। हर एक इंसान को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। आजकल देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में शुगर या कुछ और ऐसी बीमारियां आ रही हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को अस्थमा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को अर्थराइटिस है। तो पहले तो हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि बीमारी कोई भी किसी को भी हो सकती है, और अगर किसी को भी कोई भी बीमारी है तो हमारे मरीज को ये बीमारी लगी हुई है, इसको पहले ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। हम लोग इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज है इस एडिक्शन की बीमारी को लेके कि मेरा बच्चा नशे की बीमारी में है, इसने मेरी बेइज्जती करा दी, इसने सारी जहान में मैं खड़े होने जोगा नहीं रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। वी नीड टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली कि ये भी एक बीमारी है और इस बीमारी का भी हल है। जैसे हम बाकी बीमारियों के लिए फटाफट से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट बहुत ही दिस इज रियली वेरी पैथेटिक कि हम जो नशे के इलाज के लिए बहुत लेट हो जाते हैं, हम बहुत देर से पहुंचते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं जी। So, as the festival vibes that have begun, आप देख रहे हैं कि आसपास के माहौल में फेस्टिविटी का पूरी रंग चढ़ा हुआ है। तो जस्ट रिमेम्बर कि लास्ट ईयर आप किन हालात में थे, किन सोच में थे, और आपके घर के उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो इस फेस्टिवल वाइब पे द रिकवरी इज गिविंग यू द गिफ्ट। वो गिफ्ट है अपनी स्किल्स, वो गिफ्ट है एक प्रोग्राम जिससे इस बार आप फेस्टिविटी का दुगना चौगुना मज़ा, सुकून महसूस कर सकें। तो फेस्टिविटी अगर माहौल में बाहर हम देख रहे हैं, खूब मिठाइयाँ बिक रही है, बाजार पूरे रंग बिरंगे हुए पड़े हैं, वो रंग बिरंगे वो सुकून अंदर महसूस रिकवरी कराती है। सब कुछ होने के बाद भी चैन नहीं था, सिर्फ डर था। अगर हम पिछले साल कंपेयर करें और इस साल की दिवाली या इस साल में कल करवा चौथ है, तो आप देखेंगे कि एक चीज़ का डिफरेंस होगा कि चाहे वो आज ट्रीटमेंट सेंटर में है, आपके अंदर एक सुकून है, एक चैन है कि वो सही जगह पे है। क्योंकि हमारे पेशेंट्स के लिए फेस्टिवल्स का मतलब होता है दुगना मज़ा, एंड दैट मीन्स दुगना मज़ा इज इक्वल टू मोर एंड मोर अपना सब्सटेंस। तो इस बार हम कह रहे हैं कि वी बीइंग लाइक ट्रीटिंग टीम एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर भाटिया, हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं इस फेस्टिविटी में, दैट इज ये जो स्किल्स आपके पीछे स्क्रीन पे लगे। इन स्किल्स को अगर आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आते हो तो आपकी लाइफ का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो आज हमने स्ट्रक्चर के कुछ 8 स्किल्स के बारे में आपसे आज बात करने जाएंगे, जिनका हमने क्रक्स बना के आपके सामने रखा है कि प्रोग्राम का क्रक्स, प्रोग्राम का निचोड़ क्या है। ये 8 स्किल्स हमारे प्रोग्राम के हार्ट है, दे आर द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के कोर एलिमेंट्स, फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिसके ऊपर ना पेशेंट और हमारी लाइफ खड़ी है। तो उधर पैरेलली हमारा पेशेंट 8 स्किल्स को हम उनको प्रैक्टिस करने में उनको इंकरेज कर रहे हैं। सिमिलरली एज अ फैमिली आपका एक्टिव रोल क्या है, हम इन स्किल्स पे आज आपके ऊपर बात करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, ताकि आप इन स्किल्स को अपनी डेली लाइफ में एग्जीक्यूशन पे ले आए। जैसे बाकी डिजीजेस में हमारा मकसद क्या होता है, किसी को अगर बीपी बढ़ गया है या शुगर बढ़ रही है या अस्थमा है या कोई और प्रॉब्लम है, हमारा मकसद क्या होता है, हम दवाई इसलिए देते हैं कि हमारी लाइफ को कोई थ्रेट ना हो, हमारी लाइफ ठीक रहे, हमारी लंबी उम्र हो, ये चीजें बेटर हो जाए और हमारी लाइफ मैनेजेबल हो। इन द सेम वे एडिक्शन के ट्रीटमेंट में अभी हमें कई बारी ना फैमिलीज इमोशनल हो जाती है। जैसे मैम ने बोला बाहर फेस्टिव सीजन है
और लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा घर का माहौल खराब था। अब हमें सिर्फ इतना सुकून तो है, हमारा मरीज इलाज में है। तो फेस्टिव सीजन में कई बार फैमिलीज कहती है ले हम वहां हैं, हमारा बच्चा यहाँ पे है। तो आपको एक चीज बता दें कि हम यहाँ पे जान बचा रहे हैं, हम लाइफ को बेटर कर रहे हैं, इस चीज को समझेंगे हम। आज अगर वो यहाँ पे बैठ के स्किल सीख रहे हैं तो आने वाले टाइम पे दिवाली, विसाखी, करवा चौथ सब वो आपके साथ होने वाले हैं। और उसके लिए आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही बात करनी और एक ही बात समझनी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम और ज्यादा एफिशिएंटली आपके पेशेंट का ट्रीट करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद दीज पॉइंट्स। तो कहते हैं जीरो इज एन एब्सोल्यूट नंबर। तो प्रोग्राम की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो का मतलब कि एज अ फैमिली हमें जीरो क्या करना है, हमें जीरो अपनी कॉमन सेंस करनी। जिन कॉमन सेंस के हवाले से हम अपने लव्ड वन को ठीक कर रहे थे, आज हमें उसे जीरो करके किसको फॉलो करना है, साइंस को। हमें किसे फॉलो करना है, ट्रीटमेंट बेस्ड अप्रोचेस को। जो हमारे जो अकीदे पुराने बने हुए थे कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसे उसका नशा छुड़ा लेंगे, उन सब आपके जो किंतु परंतु जो आपके A to Z तरीके थे, उनको जीरो करके जो इलाज कहता है, जो एक साइंटिफिक अप्रोच कह रहा है, जो ट्रीटमेंट मॉडल कह रहा है, उसको फॉलो करना, ये है जीरो। तो जीरो क्या करना पड़ेगा, मेरे अपने कैफे, मेरे अपने कॉमन सेंस के तरीके, मेरे अपने जीरो क्या करना है, जुगाड़, जिनसे मैं क्विक फिक्स करके अपने लव्ड वन की बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जीरो क्या करना है, मुझे मेरी इनेबलिंग। उस इनेबलिंग से सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा हुआ, उसकी बीमारी का। जो मैंने एक्सक्यूजेस किए बनाए, जो मैंने शॉर्ट टर्म फोकस किया, जो मैंने इनेबलिंग में जुगाड़ किए, उससे फायदा किसको हुआ, मेरे लव्ड वन को नहीं, उसकी बीमारी को। मुझे जीरो क्या करना है, जीरो मुझे प्रोवोकिंग करनी है। प्रोवोकिंग का मतलब मैंने जो बेइज्जती प्रोग्राम उसका किया है घर पे, जो जीरो हमेशा उसको कंपैरिजन में लाकर उसके अंदर एक शेम इंड्यूस की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा। ना इनेबलिंग, ना प्रोवोकिंग। तो प्रोग्राम कहता है कि जीरो क्या करें, कि अपनी अब समझ छोड़ के आप इलाज की समझ के साथ डील करना शुरू करें। आपके जो बिहेवियर पैटर्न्स थे उन्हें जीरो करिए। आपके बिहेवियर पैटर्न्स क्या थे, इनेबलिंग मतलब जुगाड़, प्रोवोकिंग मतलब बेइज्जती प्रोग्राम, उन्हें जीरो करिए। और किसकी सुनिए, एक प्रोग्राम की, एक ट्रीटमेंट मॉडल की, एक साइकाट्रिस्ट की, एक टीम की, जो लगी हुई है आपके लव्ड वन को ठीक करने में। जैसे मैम कि हमें जीरो करना है अपनी समझ को, हमने एक ट्रीटिंग टीम से पूछना है हर चीज के लिए, ना इनेबलिंग करनी है, ना प्रोवोकिंग करनी है, ना ही कंट्रोलिंग करनी है जो हम पहले करते रहे। पर होता क्या है, हमारी जीरो क्या होती है, टॉलरेंस। हमारी टॉलरेंस जीरो हुई पड़ी होती है जब हम आते हैं। जब हम एडिक्शन जैसी बीमारी के साथ जूझ रहे होते हैं तो हमारी बस हो जाती है, हम अक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बस हो जाती है। तो इसमें हम बोलते हैं अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं। मीन्स ना आपने अकना है, ना थकना है, ना ही आपने शेम फील करनी है इसके बारे में बात करने के लिए। जो हमारी जीरो टॉलरेंस हुई है उसको हमने अपनी टॉलरेंस को बढ़ाना है, अपने अंदर एफिशिएंसी लेके आनी है। आपके पास पूरी ट्रीटिंग टीम है, आपको कुछ भी कंसर्न्स होते हैं आप बात कर सकते हैं। आप सैटरडे को आते हैं तब डिस्कस कर सकते हैं, इन बिटवीन ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में इसका मतलब हमने समझना है कि जो मेरी टॉलरेंस जीरो थी उसको मैंने कैसे ठीक करना है, और अब एनेबलिंग, प्रोवोकिंग बिहेवियर और कंट्रोलिंग बिहेवियर मैंने नहीं करना। और उसी के साथ जीरो करने हैं मुझे अपने पास्ट के ग्रजेस, जीरो मुझे करनी है अपनी रिजेंटमेंट्स। क्योंकि एडिक्शन के दौरान जब ये बीमारी घर पे आती है तो अनचाहे वे में वो खूब सारी गलत फहमियाँ एक दूसरे के बीच में लेकर आती हैं।
और हम अपना गुस्सा, हम अपनी खुंदक पालना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। तो प्रोग्राम कहते हैं कि सबसे पहले उसे समझें कि वो बीमार है और अपनी जो पास्ट की आपके जो ग्रजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके क्लैशेस हैं, जो रिजेंटमेंट्स हैं, उनको ज़ीरो करना पड़ेगा। और आपस में जो आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में भी अगर दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको भी ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्योंकि बीमारी सबको डिवाइड करके अपना राज चलाती है, सबके अंदर गलत फहमियाँ चलाती हैं। मतलब हमारा पेशेंट, उसकी बीमारी क्या करती है, एक मेंबर को दूसरे फैमिली मेंबर के खिलाफ खड़ा करती है, यूज करके अपना रास्ता निकालती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बीमारी बनती है तो हम एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ एक दूसरे के ऑपोजिट, मदर फादर एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि तेरे कारण हुआ, तुम्हारे कारण उसको शय मिली, जिसके कारण वो पीता रहा या जिसके कारण वो नशा करता गया। तो हमें ये सारी चीजें जीरो करनी पड़ेंगी, बिल्कुल एक फ्रेश स्लेट की तरह। अगर हम ट्रीटमेंट सेंटर में आए हैं तो जो तरीके हम यूज करते आए हैं उनको जीरो, एक दूसरे के साथ जो मन मुटाव है उनको जीरो, आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जीरो, बैठ के मुद्दों पे बात करेंगे और उन्हें सुलझाएंगे। आपका पेशेंट और उसकी बीमारी दोनों अलग है। तो ये जो जीरो टॉलरेंस जो हम कह रहे हैं कि इस टाइम पे मेरा सब्र खत्म है, मेरे से अब नहीं होगा, इसको हमने ठीक वे में अपने आप को पहले चार्ज करना है, अपनी सेल्फ केयर करके, अपना प्रोग्राम करके, वर्किंग ऑन मी का प्रिंसिपल फॉलो करके, और फिर अपने आप की स्ट्रेंथ रीगेन करके अपने लव्ड वन को वापस हेल्प करना है। ये जो मैम कह रहे हैं कि रिजेंटमेंट्स रहती हैं, आपको ये बता दें, हमारे लव्ड वन की जो बीमारी है ना, ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है, चुस्त चतुर चालाक चकमा देने वाली और बहुत ज्यादा अपने वश में करने वाली पावरफुल है। ये जो बात मैम ने कही है, हमने ओवर द इयर्स देखा है कि ये बीमारी फैमिली में ऐसे कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है कि मैं अपना रास्ता पूरा कर लूं, मुझे कोई रोक ना सके। और इसमें बीमारी को पेशेंट जब कोई बात करता है, उसको पता होता है कि मैं फैमिली में से कौन से मेंबर को कौन सी ऐसी तीखी बात करूंगा कि ये मुझे रोकेंगे नहीं। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि पेशेंट को पता है मैंने कौन सी ऐसी बात करनी है कि जो मुझे रोकेगा नहीं। और जो रिजेंटमेंट्स हैं, हमारी खुद की इमोशंस कई बार आ जाती हैं, पेशेंट जब दोबारा से कोई बात करता है ऐसी तीखी, तो पुरानी सारी यादें आ जाती हैं और हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं और इमोशनल कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं। तो ये याद कर ले, आपका मरीज जिसने कुछ भी कोई भी बिहेवियर किया है पास्ट में, तो उसमें उसको कोई ना कोई जो है, इसका मतलब है उसकी रिजेंटमेंट जो बीमारी की वजह से थी, जिसकी वजह से हुआ है। कंटिन्यू। सो जीरो क्या करना है? आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर कि जीरो रिजेंटमेंट्स, जीरो क्लैश, जीरो कॉन्फ्लिक्ट, जीरो इनेबलिंग, जीरो प्रोवोकिंग, इन सबको जीरो करके हमने आगे बढ़ना है। एंड देन नंबर वन सेज 1 डे प्रोग्राम, क्योंकि रिकवरी की जर्नी बहुत लंबी है। अगर हम सोचें कि ये सारी ज़िंदगी कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ये सोच के हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो रिकवरी कहती है कि छोटा गोल रखिए। छोटा गोल क्या है? 1 डे एट अ टाइम, 24 घंटे के प्लानिंग करें। 24 घंटे में अपने गोल को स्मॉलर चंक में डिवाइड करें, जो अचीवेबल है, जिसको आप पूरा करके आप चार्ज हो सकते हैं। तो अगर 1 डे एट अ टाइम कि 24 घंटे मैंने अपने लव्ड वन को कैसे सपोर्ट करना है, मैंने उसकी कैसे मदद करनी है, 24 घंटे में मुझे क्या सीखना है, अगर मैं ये इस पे मेरा फोकस रहता है तो मेरा एक एक दिन हफ्तों में बदलता है, वो हफ्ता महीनों में बदलता है, वो महीने साल में बदलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप पैसे जोड़ो, रुपए अपने आप बन जाते हैं, उसी तरह 1 डे प्रोग्राम करके आप जर्नी की तरफ एक एक अगर अपना कदम बढ़ाते हैं तो आपका गोल सोब्राइटी का अचीव हो जाता है।
वन डे एट अ टाइम आपको कहाँ रखता है? वन डे एट अ टाइम रखता है कि ना पास्ट में जिए, ना फ्यूचर की एक्सेसिव वरी करें, अपने आप को कहाँ पे रखें? प्रेजेंट में। आज जो चल रहा है, आज आपने क्या करना है अपने लव्ड वन के लिए, अपने लिए, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए। इसे हम कहते हैं वन डे एट अ टाइम। इसको भी अगर आपने और छोटा करना है तो हम कहते हैं 1 आवर अ प्रोग्राम। आपको लगता है कि वो जो 1 घंटा आपसे बड़ा मुश्किल से निकलता है अपने लव्ड वन को देख के, जहाँ उसको मैं कैसे डील करूं, कैसे मैनेज करूं, जब मैं उसके साथ बैठती हूँ तो कोई ना कोई मेरी पुरानी अनबन उसके साथ शुरू हो जाती है। तो मुझे क्या प्लान करना है? 1 आवर अ टाइम, कि मैं 1 घंटा उसके साथ कैसे अपना बेहतर बना सकती हूँ, उसके साथ किन तरीकों के साथ मैं उसकी रिकवरी में उसकी मदद कर सकती हूँ। तो वन डे एट अ टाइम हमेशा आपको इस मोमेंट पे फोकस करने के लिए कहता है। आज मुझे इस टाइम पे क्या करना है जिससे मैं अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट कर सकूं। तो वन डे एट अ टाइम। सफर बहुत लंबा है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी को मसूरी भी जाना है तो वो रास्ते में 2 ब्रेक्स ले लेता है, राजपुरा ले लेता है, देहरादून ले लेता है, तो उसका सफर आसानी से निकल जाता है। तो वो अगर ब्रेक करके जाता है तो राजपुरा में वो खाने की ब्रेक लेता है, देहरादून पहुंच के टी ब्रेक लेता है, तो मसूरी जाने का सफर उसका आसान हो जाता है। उसी तरह हम कहते हैं कि वन डे एट अ टाइम, कि आप अपना 1 दिन का गोल रखो। पर हे परमात्मा, आज 24 जो ये जो घंटे हैं, आज सुबह 8 बजे से लेके कल 8 बजे तक मुझसे कोई वीक एक्शन ना हो, मैं अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट कर सकूं, मैं उसकी इनेबलिंग ना करूं, मैं कहीं कोई सरकास्टिक रिमार्क्स उसकी बेइज्जती ना करूं। मुझे आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो मुझे वन डे एट अ टाइम में यहाँ पे फोकस करना है कि मैं उसे कैसे 24 घंटे में उसकी मदद करूं, क्योंकि बीमारी बहुत कनिंग है, बीमारी बहुत चालाक है, बीमारी बहुत स्ट्रांग है, वो कोई ना कोई तरीका निकालेगी वापस घर पे आने के लिए। तो इसका मतलब हम एक एक दिन का अगर प्लान करके जाएं तो हम बिल्कुल अलर्ट, विजिलेंट, और हमारे एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन में चलेंगे, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि इस बीमारी में ना हमने थकना है, ना झकना है, ना रुकना है। तो कहते हैं कि एवरी डेस्टिनेशन दिस इट स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो आप एक सिंगल स्टेप, जो आज का आप कदम उठा रहे हो, जो आज का कदम आप 24 घंटे में क्या रखोगे अपने लव्ड वन के लिए, अपनी रिकवरी के लिए, अपने लव्ड वन की रिकवरी के लिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं चाहिए रिकवरी में। रिकवरी में 24 घंटे क्या करूं, 24 घंटे में अगर इसको क्रेविंग्स आई, मेरा रोल क्या है, 24 घंटे में अगर इसका मूड खराब होता है तो मुझे इसकी मदद कैसे करनी है इसका मूड अपलिफ्ट करने में। इस 24 घंटे में मैं उसके साथ अपना कनेक्शन कैसे बेटर कर सकूं, इस 24 घंटे में मैं अपनी टेक केयर कैसे कर सकूं, इन रिटर्न मैं उसकी मदद कर सकूं। तो हमारा फोकस कहाँ होगा? इन वन डे एट अ टाइम। सुबह जितने बजे भी आप उठते हैं, 8 बजे, 7 बजे, नेक्स्ट डे आपने डे बिगिन किया, और डे बिगिन कहाँ करना है? उस हायर पावर को याद करके, एंड देन उससे स्ट्रेंथ मांगनी है कि बाबा जी आज से 24 घंटे मेरे नाल रहना। ठीक है, जैसे हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि बाबा जी की मदद मांगो, उन्हें एक्नॉलेज करो, उनसे हायर पावर से आप विजडम मांगो कि जो टाइम आएगा, टफ टाइम आएगा, आप हमारे साथ रहना। तो आप भी एज अ फैमिली भी, क्योंकि सारे दिन में बड़े तारे दिखाने हैं पेशेंट ने, तो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई, जहां आप कमजोर पड़ गए, तो फिर हमारे कदम लड़खड़ाएंगे पीछे और बीमारी अपना रास्ता पूरा निकालेगी। तो वन डे एट अ टाइम, सुबह उठे, सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट हायर पावर, उस बाबा जी से बोलो कि मेरे साथ रहना, मैं अपने लव्ड वन की बेस्ट सपोर्ट कर सकूं उस रिकवरी में, आप मेरी विजडम को चलाते रहना, मेरी मत को आप डायरेक्ट करते रहना इन 24 घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट डे आपने थैंक यू किया, एंड अगेन आपने स्टार्ट किया उस डे के लिए, फिर आपने उससे ब्लेसिंग सीखी। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ अदर्स। पावर ऑफ अदर्स का मतलब है कि जैसे मैम ने अभी बताया कि मुझे वन डे एट अ टाइम करना है, मुझे उनकी, बाबा जी की ब्लेसिंग्स चाहिए आगे स्टार्ट करने के लिए।
ऐसी पावर ऑफ अदर्स कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मुझे सिर्फ अपना पोर्शन करना है, मुझे हेल्प लेनी है, मुझे अकेला सब कुछ मैनेज नहीं करना। हमें लगता है कि हम सारा बोझ खुद ही लेके चलेंगे, और उसी में ये फैमिली मीटिंग ना है ही इसीलिए कि सब कुछ आपने नहीं करना, या सब कुछ पेशेंट ही नहीं करेगा। पावर ऑफ अदर्स के साथ ही, अदर के साथ ही पावर है, तभी हमें आगे अपने पेशेंट को, अपनी खुद की रिकवरी को आगे ले जाने का मौका मिलेगा। एक और एक क्या होते हैं? 11। एक और एक 2 की जगह मुहावरे में बोला जाता है एक और एक 11। तो इसका मतलब जब हम किसी दूसरे की पावर एक्नॉलेज करते हैं तो नेचुरली हमें ज़्यादा उससे फ़ायदा मिल सकता है, हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है, हमें ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है। तो नंबर 2 इस जब हम बोलते हैं पावर ऑफ अदर्स, इसका मतलब कि दूसरा कोई है, दूसरे के अंदर पावर है जो उसे हमारी रिकवरी की जर्नी को बेटर करने में, सही दिशा में लेके जाने में हमें गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। इसका मतलब कि दूसरे में पावर है, और वो दूसरा कौन है? वो हायर पावर में पावर है, दैट्स द हाईएस्ट पावर। फिर हायर पावर कौन है? फैमिली हायर पावर है। हायर पावर कौन है? वो ट्रीटिंग टीम हायर पावर है। वो पावर किस में है? प्रोग्राम में पावर है। वो पावर किस में है? दवाइयों में, मेडिसिन में पावर है। वो पावर किस में है? वो फॉलो अप्स में पावर है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इन सारी चीजों की पावर लें तो अकेला मैं थकूंगा नहीं। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए आपस में सारा गाड़ी का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, उसी तरह हमारा प्रोग्राम कहता है कि जब हम एक दूसरे की पावर को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है। कोई मेंटोर, कोई ट्रीटिंग टीम, कोई काउंसलर, कोई स्ट्रक्चर, कोई प्रोग्राम उन सब की पावर को एक्नॉलेज करें, उनकी कैपेसिटी का यूज करना सीखें। किस लिए यूज करना सीखें? क्योंकि अकेले बोझ उठाते उठाते मैं थक जाऊं। क्योंकि अब तक जितना भी सफर मेरा एडिक्शन का रहा है उसमें मैंने अकेले सब कुछ करने की कोशिश की है। तो जब अब मैं एक पहले अकेली थी, अब मैं दूसरी किसकी पावर ले रही हूँ? ट्रीटिंग टीम की पावर ले रही हूँ। अब मैं किसकी पावर ले रही हूँ? एक प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर की पावर को एक्नॉलेज कर रही हूँ। तो जब मैं इनकी पावर को एक्नॉलेज करूंगी तो जो मेरा गोल है मेरे लव्ड वन की सोबराइटी का, उसको अचीव करना ज्यादा होगा, ईजी हो जाएगा। मतलब अब ये बताइए कि अगर इस टेबल को अगर एक जना उठाए और इस टेबल को अगर 4 जने उठाए तो एफर्ट कम लगेगा। जब 4 जने कम लगाएंगे, उसी तरह दैट मीन्स कि जब 4 आप लोग, जब आप सबकी पावर्स को एक मतलब सिनर्जाइज करते हो, सबके एफर्ट्स को आप मिलाते हो, तो इसका मतलब आपकी गाइडेंस, आपका गोल इजीली आपके लिए सामने अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 33%। अब 33% एक फॉर्मूला है ये समझने के लिए। पिछला पॉइंट ये कहता था कि पावर ऑफ अदर्स, की मुझे मदद की जरूरत है, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे भी हम सब बैठे हैं, हम अकेले हम दोनों कुछ नहीं कर रहे। वी हैव गार्ड्स, वी हैव टीम, वी हैव यू, वी हैव कैमरामैन, सब मिलकर एक चीज का गोल अचीव कर रहे हैं। और हमें लगता है कि फैमिली में मैं बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। नहीं, 33%। अब सब कुछ हम भी नहीं कर पाएंगे। 33% का ये मतलब है 33 आप करोगे, 33 टीम करेगी, 33 पेशेंट करेगा, और 1% जो रह गया, जो सारी सृष्टि को चलाता है और वो कुछ भी घुमा सकता है एक पॉइंट से, वो कौन है? हायर पावर। दैट हायर पावर। उसका 1% ही काफी है, उसका एक तीर ही काफी है। तो ये समझना है कि सब कुछ ट्रीटिंग टीम ने नहीं करना, सब कुछ मैंने भी नहीं करना। और इस पेशेंट को आनी चाहिए शर्म, ये देखे फैमिली कैसी है, ये देखे बच्चे कैसे हैं, उसको भी नहीं करना सब कुछ। हम सब ने मिलकर ये चीज कर। तो 33% किसका है? 33% किसका है? फैमिली का। 33% किसका है? टीम का। 33% किसका है? पेशेंट का। और जो 1% रह गया वो किसका है? हायर पावर, जो सबको चला रहा है। उसका एक इशारा ही काफी है, उसका एक तीर ही, उसका एक बाण ही काफी है सब कुछ बदलने के लिए। तो जब हम प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक क्वाड्रेंट बनता है।
मतलब क्वाड्रेंट का मतलब कि अगर एक आप रेक्टेंगल लें तो रेक्टेंगल के 4 कोने होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो उसी तरह जब हमारे पास हम यहाँ पे हमारा क्लाइंट आता है, हमारा पेशेंट आता है, तो हम उसको एक 4 क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं। 4 क्वाड्रेंट का मतलब कि हम हमेशा यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट क्या है, फैमिली बेस्ड, फैमिली ओरिएंटेड। हम पेशेंट को आपके बिना, फैमिली के सपोर्ट के या उनकी अंडरस्टैंडिंग के बिना ठीक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उसने कहाँ पे जाना है, अपने घर पे। और अगर घर वाले अपना 33% नहीं देंगे तो मेरे लव्ड वन के एफर्ट्स सारे के सारे साबोटाज हो जाएंगे। इनफैक्ट जो हमारी इवनिंग मीटिंग्स का जो सर नाम रखते हैं वो क्या रखते हैं, फैमिली सेफ। फैमिली सेफ का मतलब क्या है कि पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, उसी की फैमिली से, क्योंकि पेशेंट तो सीख जाता है, उसकी फैमिली चीजों को नहीं सीख पाती। तो उस क्वाड्रेंट में 4 कॉर्नर्स में 33% ऑफकोर्स हमारा लव्ड वन, जिसकी हम मोटिवेशन बिल्ड कर रहे होते हैं कि वो अपना 33% लेके आए, उसकी अभी जो चांसेस हैं वो अभी स्लो पेस पे है, उसकी प्रोग्रेस स्लो पेस पे आती है। एक कॉर्नर जो 33% वाला है इनिशियली धीरे चलता है, बट हम कहते हैं कि टाइमिंग 33% एक्टिव रोल में कौन आए, फैमिली एंड द ट्रीटिंग टीम। एटलीस्ट वो तो अपना एक ब्रिज बनाए, ताकि उनका जो गोल है, एक ट्रीटिंग टीम का गोल क्या है कि उसका क्लाइंट ठीक हो जाए, फैमिली का गोल क्या है कि उनका लव्ड वन ठीक हो जाए, तो सबके गोल्स एक दूसरे के साथ चले। एंड दैट 1% दैट मीन्स 33 पेशेंट, 33 यहाँ पे हमारी फैमिली, 33% ट्रीटिंग टीम, 1% दैट हायर पावर। मतलब आप अपना एक्शन 33% वाला करते जाए, 1% उस रब पे छोड़ते जाए। जैसे एक बीज को हम मिट्टी में जब बोते हैं तो सॉयल अपना 33% काम करती है, बाकी 33% कौन काम करता है, सनलाइट। बाकी 33% कौन काम करता है, पानी। और 1% वो उसकी वो मर्जी होती है कि ये पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा। तो इसका मतलब हम अपना रोल 33% वाला एक्नॉलेज करें, ये हमें परफेक्शनिज्म के करेक्टर डिफेक्ट से बचाता है, क्योंकि 33% का मतलब कि हम सबकी पावर्स को यूज करेंगे। और अगर जब मैं कहता हूँ मैं ही ठीक करूंगा अपने बेटे को, मैं ही सब कुछ सारी चीजें घर की ठीक कर लूंगा, दैट मीन्स ये मैं जो आ रही है ये हमें मरवाएगी। क्योंकि सिनर्जी पे हमारा प्रोग्राम कहते हैं कि सबके टीम एफर्ट्स पे, सबकी एनर्जीज को आपस में जब आप सिंक करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अकेला एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, हम सबकी लिमिटेशंस हैं, तो हमें अपना 33% करना है। आप उस 33% के साथ, मतलब वो 33% आप देखिए वापस प्रोग्राम के उसमें जाइए, 33% कितना करना है, 1 डे एट अ टाइम। मतलब एक दिन में आपको कितना काम करना है, सिर्फ 33%। आई थिंक हमारे मार्क्स में भी जो हम पेपर्स देते हैं तो 33% में ही है पासिंग मार्क्स, 33-35 ही है। तो हमारा प्रोग्राम कहते हैं कि सबकी पावर्स लो और काम कितना करो, 33%, ताकि आप परफेक्शनिज्म के कीड़े से बच जाएं। आप सबको साथ लेके चलो, क्योंकि सफर लंबा है। अकेले चलोगे तो थक जाओगे, गिव अप कर दोगे, फिर कल्पोगे, फिर कुड़ोगे, हाय और रब्बा एरा कुछ नहीं बनना, मेरी किस्मत माड़ी। जब आप सबको साथ लेके चलोगे तो एक जना थकता है तो दूसरा उसको बकअप करता है, यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 33% में ये जो पावर ऑफ अदर्स में ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स भी है। आज किसी के घर धूप है, किसी के घर छांव है, आज किसी के घर ठंडक है, किसी के घर कंडे हैं, पर जब हम यहाँ पे पावर ऑफ अदर्स लेते हैं, जब हम अपना 33% करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे की गाइडेंस लेते हैं, तो हमें हमारा सफर, हमारी पेन कम लगती है। तो हमें लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो मेरे साथ इस सफर में है। घर बैठ के हमें क्या लगता था, हम अकेले हैं। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आप लगते हो कि नहीं, आयो रब्बा इन्नी बीमारी है, इन्ने लोग की इस बीमारी विच गिरफ्त है, मैं अकेली नहीं हूं जो अकेली बेसहाय यहाँ पे थी। मेरा वो जो विक्टिम मेंटालिटी वाला माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। और फिर वो मुझे क्या कह रहे हैं, 33%, मैं अपना 33% सीखूं, अपना 33 करूं। मुझे सब कुछ नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट अ सुपरमैन और अ सुपर वुमेन और अ सुपर मदर और अ सुपर वाइफ। ये जो सुपरलेटिव वर्ड, सुपरलेटिव डिग्रीज आती है ना, बड़ी हमें अंदर से वो देती हैं, एक
पावर और थ्रिल कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, देखो मैं ही सब कुछ करती हूँ, इस मैं को खत्म करना। तो वो कैसे होगा? दूसरों की पावर्स को एक्नॉलेज करेंगे और कितना देंगे? अपना 33%। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज तक हम 100% करते रहे कि सब हमने ही कर लेना है, हमने अपने लव्ड वन को कभी कुछ नहीं करने दिया। ब्रश तक हमने देखा है पेरेंट्स खुद पकड़ा देते हैं, टॉवल निकाल देते हैं, कपड़े निकाल के दे देते हैं, खाना यहाँ तक कि बेड पे आ रहा है कि अपने आप उसको उठने ही नहीं दिया, करने नहीं दिया, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाडला बेटा। तो हम ये देखते ही नहीं है कि 100% हम करी जा रहे हैं, हमने उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं कभी भी, उसको अकाउंटेबिलिटी देनी नहीं दी, उसको कुछ करने ही नहीं दिया कभी भी। तो अब हम ये सीखेंगे कि 33% करेंगे हम अपना, बाकी का खुद ब खुद हो रहा है। 33% पेशेंट डाल रहा है अपने एफर्ट्स, बाकी ट्रीटिंग टीम डाल रही है, 33% हमने करना और जो बाबा जी ने करना है वो तो करना ही करना है। आप सब लोग यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये सब बाबा जी की रजा से ही है। परमात्मा की रजा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो पावर ऑफ अदर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। हम बीइंग फैमिली ये सोचते हैं वी आर पावरलेस। हमें जब फैमिली आके बोलती है ना कि नहीं तो नहीं पता है, बड़ा डाडा हैगा जी, ये किसी भी गाल नहीं सुनता, इन्हें सब दे नक्स दम किया है कि दादाजी की दादी जी की सारे। बट अगर आपको बता दें कि जब हम एकजुट हो जाएंगे, हम एक टीम हो जाएंगे, कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो वो है पावर ऑफ अदर्स। हमें ये समझना है, हम अपना करें 33% और सबको साथ लेके करें, लेकिन दूसरे का नहीं करना। हमने मम्मी का रोल मम्मी प्ले करेगी, पापा का रोल पापा प्ले करेंगे, बहन का रोल बहन प्ले करेगी। अब यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, मम्मी अपना रोल भी प्ले कर रही है, पापा का भी रोल प्ले कर रही है, बहन का भी रोल प्ले करी जा रही है, सब कुछ ही करी जा रहे हैं हम पेशेंट के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अपने अपने रोल्स डिफाइन करें, अपनी बाउंड्रीज रखें ताकि हम अपने लव्ड वन को ट्रीट कर सकें अच्छे तरीके से। हमारी कल ही यहाँ पे बात हो रही थी, जब हम मॉर्निंग मीटिंग में जब हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बात कर रहे थे, तो एग्जेक्टिव स्किल्स में यही बात आई थी कि पेशेंट हमारा फॉलोअप पे आया तो हमने कहा डायरी नहीं लाए, तो वो कहते वाइफ ने नहीं डाली। तो इसका मतलब वाइफ उसका क्या कर रही है, 33% से अपना रोल ज्यादा कर रही है। मतलब जो हमने आदतें बच्चों को सिखाई हुई थी कि छोटे होते हमने उनके बैकपैक किए थे, शूज पॉलिश किए थे, यूनिफॉर्म निकाली थी, वो आज बड़े तो हो गए हैं बट यहाँ से बड़े नहीं हुए। एडल्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं ले पाते। तो क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज वी आर ओवर डूइंग। हम अपना रोल जो 33% वाला था उससे ज्यादा रोल कर रहे हैं, जिससे हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना सिखा ही नहीं रहे। Coming to the next point, it's 4-point formula. 4th point is 4-point formula. 4-point formula, I think आप सबने पहले भी सुना हुआ है। 4-point formula कहता है कि हम सारे, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसमें एक बात की थी कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स की गति बहुत फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट स्पीड आवर थॉट्स है। और थॉट्स हमें मोस्टली नेगेटिव ही आते हैं। जो अभी हमने इसमें 1 डे एट ए टाइम किया है वो इसीलिए किया है, हमारी प्रॉब्लम है या तो हम पास्ट में फंसे हुए या हम फ्यूचर को लेके बहुत ही वरीड है। अभी कई बार हमारे पास जो पेशेंट आता है तो फैमिली पूछती है कोई एहो जी दवाई ना देना, कल मेरा ब्याह भी कराना जे, सुस्ती ना हो जाए किते, चंगी तरह चल फिर सके, असी रिश्ता भी करना है, कुड़ी वालियां नूं भी दिखाना है। तो हम अभी कहाँ फ्यूचर में पहुंच गए हैं, अभी तो 3 महीने का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, 6 महीने का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो हमारे ये जो थॉट्स है ना इतने फास्ट चलते हैं कि वो स्टॉप नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी बहुत एंग्शियस होते हैं। हमारे इट्स सेड कि 70,000 थॉट्स आते हैं दिन में, एंड मोस्टली हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हमें कभी भी सुहानी याद बार बार नहीं आती, हमें अच्छी यादें कभी भी रिपीट नहीं होती। हमें रिपीट क्या होती है, बुरी चीजें, नेगेटिव थॉट्स या कोई पुरानी कही गई बातें, या अभी हमने रिजेंटमेंट्स की बात की थी, तो हमें सालों साल किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हमें अभी भी याद होएगा और वो हमें तंग करेगी वो वाली सोच। तो ये जो 4-point फॉर्मूला है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हमने 4 पॉइंट्स करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आई से आइडेंटिफाई करेंगे मतलब पहचानेंगे। मुझे
किस सोच ने तंग किया है, मेरा चैन किस सोच ने चुराया है, मैं क्यों परेशान हूं आज, आज किस ऐसी बात ने मेरे को परेशान कर दिया, लो कर दिया, डाउन कर दिया। यानी कि सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2 इज चैलेंज करेंगे, उस सोच को हम चुनौती देंगे, क्या कह के, ये मैं नहीं, ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है जो मैंने कई सालों से पाल रखी है और ये सोच मुझे तंग करने आई है और मैंने तंग नहीं हूं। ये सोच मेरे बीमार दिमाग की सोच है, मैंने बहुत सालों से पाल रखी है और मैंने तंग नहीं होना क्योंकि ये मुझे तंग करने आई है। चैलेंज के बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है हम रिप्लेस करेंगे। आर इज रिप्लेस, उस सोच को कोई और काम करके रिप्लेस करेंगे, टरकाएंगे। और टरकाना बहुत अच्छे तरीके से है, छोटे से तरीके से नहीं टरकाना, अच्छे तरीके से टरकाना है। और उसको बोलना है तो रुक, मैं कोई और काम करके आया, मैं कोई और जरूरी काम करके 15 मिनट में आया। और जब आपने उस थॉट को रिप्लेस कर लिया तो फिर लास्ट पॉइंट है इसमें, आर से रिवॉर्ड, अपने आप को पैट करना है। वेरी गुड, आज मुझे थॉट आया था, मैंने अपने उस थॉट को आइडेंटिफाई भी किया, उसको चैलेंज भी किया, रिप्लेस भी कर लिया। इसका मतलब है आज के बाद अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट आता है तो मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब ये जो टरकाने वाली बात है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से टरकाना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टरकाई नहीं जाती, यहाँ पे अगर नहीं टरकाया जा रहा तो फिर से दोबारा आएंगे, दोबारा 1 2 3 पे आएंगे, जब तक वो सोच अच्छी तरह से टरकाई नहीं जाती। इसकी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चाय पानी पिलाते हैं। अब उसको मजा आया, एक तो चाय पानी मिली, ऊपर से टाइम अच्छा स्पेंड हुआ, तो वो रोज आना शुरू हो जाता है। अब आप उसकी रिगार्ड और रिस्पेक्ट इतना करते हो कि आप उसको मना नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, कैसे टरकाएंगे? बताइए, बताइए कोई जना, एनीबडी, क्या करेंगे? आप उसको कह नहीं सकते ना, आप रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करते हैं उसका। हाँ जी, आप, मैं कह रही हूँ उस बंदे का रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आप करते हो, आप उसको मुंह पे नहीं बोल सकते। अब फंस गए ना हम थॉट में, बताओ। हम उसको इग्नोर करेंगे। बाहर से बेल बजेगी तो हम नौकर को कह देंगे कि वो घर पे नहीं है। तो जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किसी को आप इग्नोर करते हैं तो उसको ये मैसेज मिल जाता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द सेम वे हमारी थॉट्स है, हमारी प्रॉब्लम है हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ओन करते हैं। ओन करते हैं मतलब अपना लेते हैं, हमने उसको बहुत ओन किया होता है कि ये मेरी है। हमें नेगेटिव थॉट्स को डिसओन करना होता है। अगर हम डिसओन करना सीख लेंगे और उसको इग्नोर करना सीख लेंगे तो वो हमें तंग करनी बंद कर देगी। तो दिस इज 4 पॉइंट फॉर्मूला, जिसको हम रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। तो कोई भी थॉट जो आपके अंदर डर लेकर आती है, आपके अंदर गुस्सा लेके आती है आपके लव्ड वन के लिए, उसके ट्रीटमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग लेकर आती है, आपकी अटैचमेंट आ जाती है कि फॉलो पे अब नहीं, दिवाली आ रही है बाद में भेज दूँगा, आपके अंदर लस्ट ले आती है। तो जो हम 5 स्पाइसेस की हमेशा बात करते हैं कि कोई भी सोच जो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार लेकर आती है, आपके अंदर सेल्फ पिटी की स्टोरी चलाती है कि मैं बेचारा, मेरे घर में ये बीमारी क्यों आ गई। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल एप्टली लगा के आप अपनी उस सोच को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सोचें हैं, जो ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं, इनमें बड़ी पावर है। एंड सारे दिन में 90% हमारे अंदर ये एंट्स बोलते हैं हम इनको, जैसे कीड़ियाँ चलती रहती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स अपना पूरा प्रेशर लेकर चलती रहती है। तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि ये सोच मेरे अंदर डर लेके आ रही है, ये सोच मेरे अंदर मायूसी लेके आ रही है, ये सोच मेरे अंदर गुस्सा लेके आ रही है लव्ड वन के लिए, ये सोच मेरे अंदर अहंकार लेकर आ रही है कि मैं अपने बेटे को खुद ठीक कर सकती हूँ, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं। ये सोच मुझे ट्रीटमेंट टीम के अगेंस्ट लेकर जा रही है, इलाज के अगेंस्ट, मतलब साइंस के अगेंस्ट। इसका मतलब मैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ? 4 पॉइंट फॉर्मूला। मेरे अंदर शर्म लेके आ रही है, वो शर्म जो मुझे बांध रही है, इसका मतलब
मुझे उस सोच को कहना है, तो मेरी नहीं, मेरे बीमार दिमाग की सोच है। और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैम ने एक्सप्लेन किया, आइडेंटिफाई, सबसे पहले पहचानो तो सी कि ये सोच मेरे अंदर उत्साह लेके आ रही है कि डर लेकर आ रही है, ये सोच मेरे अंदर गुस्सा लेके आ रही है, अहंकार लेके आ रही है, ये सोच मेरे अंदर अटैचमेंट लेके आ रही है कि टफ लव लेके आ रही है। सबसे पहले अपनी सोच को आइडेंटिफाई करो एज अ फैमिली। मैं जो अपने लव्ड वन के फैसले ले रही हूँ वो अटैचमेंट बेस्ड है कि ट्रीटमेंट बेस्ड। तो आप अपनी उस सोच को फिर आराम से टरका सकते हो, क्योंकि चिम ब्रेन को टरकाना जरूरी होता, क्योंकि चिम मतलब जैसे आपने एक बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर दिया, वो चाकू से खेल रहा है तो आपने उसको एक इंटरेस्टिंग सा टॉय दे दिया तो वो चाकू छोड़ के फटाफट उस टॉय की तरफ भागता है। उसी तरह जो सोच के हम जो वर्लपूल में फंसे होते हैं उसको हमने कहीं ना कहीं रिप्लेस करना होता है, उसको कहना होता है उस सोच को, तो रुक, मैं कोई जरूरी काम करके आया। और वो जरूरी काम क्या है? जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, जो आपको ठीक रास्ते लेके जाएगा, ताकि आप पॉज ले सकें। आपका चिम्ब्रिम कहता है डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, अभी 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 कर लो। पर जब आप पॉज लेना शुरू करते हो तो आपका ये पीएफसी साथ में ऑपरेट करना शुरू हो सकता है। एंड देन जब आप पीएफसी के साथ उस सोच को टालते हो तो अपने आप को पैट ऑन द बैक, अपने आप को रिवॉर्ड देना, अपने आप को अप्रिशिएट करना कि देखो हमने अपनी उस सोच को आज टाल दिया। क्योंकि यहाँ पे फैसले जितने भी एडिक्शन में होंगे एज अ फैमिली, तो आपके फैसले कहाँ से होंगे? इनेबलिंग मोड से। आपके फैसले कहाँ से होंगे? मोह ममता के मोड से। बीमारी लिहाज नहीं करते किसी भी चीज का, तो हमने उस चीज को देखना है कि मेरा ये जो सोच आ रही है कहाँ से आ रही है, इसका सेंटर कौन सा है? डर है, शर्म है, मायूसी है, गुस्सा है। अगर यहां से अगर सेंटर ऑपरेट से ये सोच आ रही है तो मुझे इन सोचों को रिप्लेस करना। इस 4 फॉर्मूला में जो मैम ने बताया है आपको कि अटैचमेंट की बात बीच में मैम ने की, एक बात मैं बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। प्यार कभी भी नुकसान नहीं करता, अटैचमेंट होता है मोह, मोह हमारा नुकसान करा देता है। कुछ चीजें हमसे अटैचमेंट में हो जाती हैं। अटैचमेंट का मतलब है जैसे कि एक चुंबक है और लोहे की चीज उसके साथ चिपक जाती है तो हमें खींच के पीछे करनी पड़ती है, दैट इज अटैचमेंट। हमें अपने लव्ड वन के साथ अटैच नहीं होना, डिटैच होके रहना है, ये समझ के कि हम उसकी बीमारी को ट्रीट करा रहे हैं, उसमें हमने अपनी इमोशंस नहीं लेके आने। और प्यार जो है वो कभी नुकसान नहीं कराएगा, प्यार नहीं कहेगा इसको ठीक करो किसी भी तरीके से। अटैचमेंट कहेगी नहीं दिवाली है भेज दो, भी 2 दिन है। अटैचमेंट कहेगी नहीं पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, आप देख लो। अटैचमेंट आपसे कहेगी, पेशेंट आपको 4 दिन बोलेगा खाना ठंडा सीगा, स्वाद नहीं सीगा, इतने मच्छर बड़े हैं, इतने ये है, तो वो अटैचमेंट कहेगी नहीं नहीं काम खराब है, इसको ले जाते हैं बीच में से। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। The next point is number 5, that is working on your primary emotions and keeping them in between 4 to 6. This 4 to 6 मतलब on a scale of 0 to 10 जो प्रोग्राम का सबसे सुंदर एलिमेंट है कि हर एक इमोशन को आपने कहाँ पे रखना है, 4 से 6 के बीच में, अगर 0 to 10 के स्केल को अगर आप कंसिडर करते हैं। सो दैट मीन्स 4 से 6 का मतलब कि हर एक इमोशन जो हमारी 5 चीफ इमोशंस है। नंबर 1, हम सारे दिन में 5 चीफ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, अदरवाइज बहुत सारी इमोशंस होते हैं जिसको हम ना तो नेम कर पाते हैं ना लेबल कर पाते हैं। बट 5 जो चीफ इमोशंस है वो नंबर 1 है खुशी। हम सारे दिन में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम खुशी एक्सपीरियंस करते हैं। देन और कौन सी इमोशन है? देन गमी, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां हम दिन में उदास हो जाते हैं, हमारे हिसाब से चीज नहीं चलती तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। नंबर 3 इज डर, हमारे अंदर कोई ना कोई डर चलता है, दैट्स नंबर 3rd इमोशन, फियर। नंबर 4 इज हमारे अंदर शेम, शर्म। शर्म बड़ी आती है कि हम ये बात करें कि ना करें, इन चीजों को लेके आगे बढ़े कि ना बढ़े। एंड 5वां इमोशन इज, दैट इज वेरी कॉमन, वो है गुस्सा। ये 5 चीफ इमोशंस को जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम कहते हैं कि हर एक इमोशन का पीछे पर्पस है, क्योंकि हम एक रोबोट या कंप्यूटर नहीं है। तो हमारे इमोशंस को किस में होना चाहिए? 4 से 6 के बीच के
दायरे में। ना गुस्सा अग्रेशन में बदलना चाहिए, ना बिल्कुल 0 पे होना चाहिए, ना शर्म बिल्कुल 10 पे टॉक्सिक होनी चाहिए, ना शर्म बिल्कुल 0 पे होनी चाहिए जिसमें हमें किसी का लिहाज नहीं। ना हमारा जो हम कह रहे हैं कि खुशी मेनी फेस में इलेशन में बदल जाए कि हम भंगड़े डालते हो बेवजह, ना 0 मतलब हम डिप्रेशन में चले जाएं कि उसके बाद हम किसी भी चीज को देख ही ना पाए। तो इसका मतलब ये जो 5 चीफ इमोशंस हैं, ये जो इनका सही जो एक नियंत्रण है, बैलेंस है, वो क्या है? 4 से 6 के बीच में। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपका डर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आप बिल्कुल बेपरवाह हो गए। एक टाइम पे हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, आप डरना बंद कर दे कि होएगी बीमारी, होते हैं ठीक ही होगा, ठीक है। देन हो सकता है कि आप बिल्कुल लो फेस पे चले जाएं, हेटफुल एक्सेप्टेंस कि मेरे साथ लाइफ ने ये क्या किया, मेरे घर में ये बीमारी क्यों आई, जहां आप लगे एक टाइम पे कि अब बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोल में, जहां 0 जहां 10 में आपका कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए। हर एक इमोशन के पीछे जो अंडरलाइन एक रीजन है जो भगवान ने भेजा बनाकर, उसको बैलेंस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक गैस का रेगुलेटर, अगर बहुत तेज आंच पे आपने गैस पे सब्जी रख दी तो सब्जी जल गई, और बिल्कुल ही आपने धीमी आंच पे रखी तो घंटों ही लग जाएंगे साग को बनते हुए। इसका मतलब सही टेम्परेचर की जरूरत है। सिमिलरली इस हॉल में अगर टेम्परेचर रेगुलेटर खराब हो, टू कोल्ड हो जाएगा, और बिल्कुल अगर 0 कर दें तो बहुत हॉट हॉट हॉट, कोई बैठ ही ना पाएगा। तो इसका मतलब एक मॉडरेट रेगुलेटर में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसी तरह हमारी लाइफ में हमें अपने इमोशंस को 4 से 6 के बीच में मेंटेन करना है, क्योंकि जब हम लव्ड वन हमारा आएगा, आपको ये सारे रेनबो ऑफ इमोशंस में से निकलना पड़ेगा। आपको डर भी आएगा, आपको शायद गुस्सा भी आएगा कि समझ क्यों नहीं आती इसको, इसकी भलाई के लिए तो फैसला कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर शर्म भी आएगी, लोगों को पता ना लग जाए। तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम का स्किल आपको क्या कह रहे हैं, ना 0 पे पहुंच जाए, ना बिल्कुल 10 पे पहुंच जाए, तुम्हें किस में इसको मेंटेन करना है? 4 से 6 के बीच में। ना ज्यादा डरना है, ना ज्यादा एक्सट्रीम में भंगड़े डालने हैं, ना ज्यादा अपने लो मूड में अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है, ना हर टाइम पे झिझकते रहना। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम का जो एक स्किल है कि हर एक इमोशन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक कर सके, वो चेक कर सके क्या मेरा इमोशन ये 4 से 6 के बीच में है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आपको यही बताएगा जो हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पता लगेगा आपको कि आपके सारे दिन में इमोशंस 4 से 6 के बीच पे हैं कि नहीं है। उसके लिए मुझे अपने ऊपर खुद नजर रखनी पड़ेगी, और उस नजर रखने के लिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरी हेल्प करेगा। मैंने ये जो बताया है इसको हम कहते हैं मूडोमीटर, मूड का मीटर। जो हम बात कर रहे हैं 4 to 6, इसका मतलब है 0 से 10 पे लेके हमें ना 0 पे जाना है ना 10 पे जाना है, 4 to 6 में रहना है। जितनी हमारी इमोशंस हैं वो हमारे मूड को गवर्न करती है। अगर हैप्पीनेस है तो हमारा मूड हैप्पी है, सैडनेस है तो सैड है, अगर शेम चल रही है तो हमें झिझक हो रही है कहीं आने जाने के लिए, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के भोग पे गए और वहां आपको फोन आ जाता है आपके बेटे का वीजा लग गया है, और आप एकदम से शाउट कर जाते हो, स्माइल करते हो, तो क्या होगा? ये इमोशनल डिसरेगुलेशन हो गई। हमने अपनी इमोशंस को मैनेज करना है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसको देखना है कि कहाँ पे है, तो हम करेंगे क्या? राइट एटीट्यूड क्या होएगा? या तो फोन उठाएंगे नहीं, या बाहर जाके बात करेंगे उस माहौल को देख के। इन द सेम वे बहुत सारी इंस्टेंस होती हैं, हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है विद इन फैमिली एंड विद पेशेंट ऑल्सो, विद हमारे लव्ड वन ऑल्सो। हम अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। कई बार ना हम कह देते हैं आपको, आपके चेहरे पे आपकी इमोशन आई पड़ी है। ये जो मैम ने बीच में बताया ना, फियर, हमारी फैमिली सारी फियर ड्रिवन होती है। जब हम मिलने आए हैं ना पेशेंट को, तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे डर है, आज पता नहीं उसने क्या कह देना है, आज पता नहीं उसने कौन सी बात कह देनी है, आज फिर से ये ना कह दे कि घर लेके चलो। तो वो वी हैव टू लर्न हाउ टू रेगुलेट आवर इमोशंस, कि मैंने अपने आप से सवाल करना है कि आज ये वाली जो मुझे इमोशन है
जो तनु कर रही है ये ऊपर गई हुई है कि नीचे गई हुई है, मुझे इसको 4 to 6 में रखना है। एंड वील टॉक इट इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 6 पॉइंट इन्वेंटरी। 6 पॉइंट इन्वेंटरी में देयर आर 6 पॉइंट्स: विल, स्किल, फैमिली, मेंटोर एंड एनवायरनमेंट। सो हमने बोला अपने सारे चीफ इमोशंस को कि वो 4 से 6 के बीच में दिन में रहे कि नहीं रहे, मैंने अपना 33% दिया कि नहीं दिया, मैंने दूसरों की पावर्स को एक्नॉलेज किया कि नहीं किया, आज मैंने अपनी जीरो रिजेंटमेंट्स, जीरो इनेबलिंग प्रोवोकिंग की ना की। तो जब मैं शाम को अपने साथ बैठूंगी या रात को अपने साथ बैठूंगी तो मुझे एक टूल मिलता है, वो टूल होता है इन्वेंट्री। दैट मीन्स कि सारे दिन का मैं वेरवा, सारे दिन का बही खाता मैं लिखूंगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि आज इस जगह पे मेरे से ये वीक पॉइंट, वीक एक्शन हो गया। क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, जब तक हम एक अपने सामने रिजल्ट कार्ड नहीं लेके आएंगे, तो हम अपने आप को मेंड कर ही नहीं पाएंगे। तो सारे दिन के लिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि खुद के अंदर झांकना, कि हम सारे दिन में झांक के ये चीज देख सकें कि मैं प्रोग्राम पे, जो मैं उसको कह रही हूँ कि प्रोग्राम सीख, क्या मैं प्रोग्राम सीख पा रही हूँ, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ, क्या मैंने अपने पैराडाइम्स चेंज किए। तो हमें एक हमारी चेकलिस्ट मिल जाएगी कि यार अगर मेरे से नहीं हुआ ये, तो इसका मतलब मुझे अपनी यहाँ पे और एफिकेसी बढ़ाने की जरूरत है। तो नंबर पॉइंट 1 इज लाइक जब हम 6 पॉइंट इन्वेंट्री कर रहे हैं, सो प्रोबेबली हम इसको आज सिर्फ 1 लाइनर में एक्सप्लेन करेंगे कि 6 पॉइंट क्या है। मे बी वी कैन टेक द नेक्स्ट सेशन। तो 6 पॉइंट इन्वेंट्री में क्या है? विल, आपके अंदर चाहत कितनी है प्रोग्राम के को सीखने की। स्किल, आप कौन कौन से हुनर सीख रहे हैं उस प्रोग्राम के, उन प्रोग्राम के कौन से टूल्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। देन फैमिली एंड फेलोशिप, मतलब आप इस फेलोशिप का कितना को सपोर्ट ले रहे हैं, कितना को सीख रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं, दैट आर कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। तो जब एक फैमिली अच्छा करती है, जब हम इस सपोर्ट ग्रुप में आते हैं, जब हम एक दूसरे की शेयरिंग सुनते हैं, तो हमारे वो जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में खुद भी अंदर से बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों का एक्सपीरियंस देख के उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है। तो इसका मतलब कि फेलोशिप, ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स, आपका यहाँ पे प्रेजेंस होना, आपका पार्टिसिपेशन आपके उन न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रहा है, उनके अंदर वो करंट पैदा कर रहा है जिससे आप सीख पाए। एंड देन उसके बाद है हमारा मेंटोर। मेंटोर मतलब आपने गुरु किसको धारा, आपने किससे एक चीज सीखी अपनी लाइफ में। आपने गार्ड से पेशेंस सीख ली, वो आपका मेंटोर, ठीक है। आपने एक इंसान से सीखा कि वो हम्बली बात करता है, वो आपका मेंटोर। आपने प्रोग्राम के बारे में सीखा तो शायद मैम आपके मेंटोर। आपने डॉक्टर भाटिया से सीखा कि वो कैसे इतनी 35 सालों से साइकाट्रिक फील्ड में अपनी शापन द 100 कैसे रोज कर रहे हैं, वो आपके मेंटोर। तो कोई भी इंसान आपको सिखा के जा सकता है, वो आपका मेंटोर। तो आज सारे दिन में मैंने अपना मेंटोर कौन रखा, जहां मैंने कौन सा एक स्ट्रक्चर रखा है जो मेरा गुरु है, जो मुझे गुर सिखा रहा है। एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कि मैंने कितनी स्किल्स आज लगाई, वो मेरा प्लस। आज मुझसे जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो गया, मैंने उसका काम अनवांटेडली किया, इनेबल किया, दैट मीन्स मेरा लॉस। एनवायरमेंट, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं अपने अंदर क्या डाल रहा हूं, वो मुझे उसका भी वेरवा लेना। एनवायरमेंट, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो मैं सुनूंगा, जो मैं देखूंगा, जो मैं अपने अंदर डालूंगा, वो मेरा माहौल बन जाएगा। बाहर का माहौल मेरे अंदर के माहौल को बदलता है। तो दैट इज 6 पॉइंट इन्वेंट्री, कि अपनी डायरी आप बनाना शुरू करिए। मतलब हम कहें कि पेशेंट प्रोग्राम कर रहा है, हमारा लव्ड वन प्रोग्राम कर रहा है, आप भी इस रिकवरी जर्नी के, इस प्रोग्राम के हिस्सेदार हैं। आप अपना 33% करिए, आप अपना काम करिए कि आप अपने दिल में अपनी इन्वेंट्री लिख पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ यू वी हैव सीन दैट कि जब मीटिंग शुरू हुई तो हमने सबको बोलना शुरू किया था, प्लीज गेट योर पेन एंड डायरी। एंड वी आर हैप्पी टू सी दैट कि सम फैमिलीज दे आर वेरी रेगुलर, कि वो मीटिंग्स में आते हैं, अपनी डायरीज बनाते हैं, अपने यहाँ पे मीटिंग के कॉन्सेप्ट्स को लिखकर, समझकर, दैट मीन्स वो प्रोग्राम के स्किल्स को फॉलो करना चाहते हैं। सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बहुत सुंदर प्रोग्राम है, उसको लिखिए। ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है, भूल जाएंगे, घर जाते भूल जाएंगे।
तो जब इन पन्नों पे बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे और आप शाम को अपने साथ बैठेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे आप यहाँ पर क्यों आए और आपको करना क्या है। मैम ने ये जो बताया ना इस 6 पॉइंट इन्वेंटरी में, जब हम आते हैं बीइंग फैमिली, हमारी विल यहाँ होती है, विल है चाहत, ठीक कर दो, बस किसी तरीके से ठीक कर दो, 1 2 3 4 साल कहोगे, 2 साल करोगे, हम बस जैसे आप बोलोगे हम करेंगे। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं ये विल हमारी डाउन चली जाती है। वो डाउन क्यों चले जाती है? हम अपने आप से ऑनेस्टली आंसर करें, ऑनेस्टली सवाल पूछें कि ये जो मैं आज आया हूँ या आई हूँ, सिर्फ मेरी विल मेरे लव्ड वन को देखने की है, बस उसको मिलके जाने की है, उसको खाना देके जाने की है, कि आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे कुछ लर्न भी करना है जो इतना डिटेल में 1 घंटे में समझाया जा रहा है। तो वी नीड टू सी कि हम कहाँ पे हैं। स्किल ये है कि जो मैंने पिछली बार सीखा या समझा उसको कहीं अप्लाई भी किया, कि बस सुन के इधर से इधर कर दिया। जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ या मैं जो सुन रही हूँ उसको स्किल अप्लाई कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। जो इन्वेंटरी की बात की है मैम ने, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। इन्वेंटरी का मतलब है अगर हम सभी ये एक पॉइंट बना लें, हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बाय द एंड ऑफ द डे 9 बजे 9:30 बजे शार्प मैसेज डालती हैं कि आज सारे दिन में ये चीज हुई, या आज हमने मीटिंग सुनी तो उसका क्रक्स ये देखा, ये सुना, ये हमने अपने साथ रिलेट किया। तो जो मैम ने कहना है, एक्चुअली इट इज ब्यूटीफुल, इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी खुद की जिंदगियां बदल सकती है अगर हम इन्वेंटरी लिखना शुरू कर दें कि आज मुझे किस किस थॉट ने तंग किया, आज मुझे किस किस थॉट ने तंग कर दिया और मैं तंग हो भी गई, लेकिन आज मैंने किस थॉट को इग्नोर कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी लाइफ को आज के दिन में कैसे मैनेज किया, कैसे ब्यूटीफुल किया, उससे क्या होएगा, आपके अगले दिन की तैयारी अपने आप हो जाएगी। अगर आज आपने देख लिया मुझसे कौन से वीक एक्शंस हुए, कौन से गुड एक्शंस हुए, कौन सी चीज ने मुझे तंग किया, कौन से थॉट ने मुझे तंग किया, आपने पेन डाउन कर दिया, आपके अगले दिन की तैयारी अपने आप हो जानी है। आपने किसको गुड फीलिंग्स दी, किसको बैड फीलिंग्स दी। हम कहते हैं ये मेरा पेशेंट है, हैगा ही इदा दा, ये गुस्से तो बिना गाली नहीं करता। हम खुद के अंदर देखें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, हमने किसको गुड फीलिंग्स दी आज और किसको बैड फीलिंग्स दी। दैट इज इम्पोर्टेंट। आगे चलेंगे अब हम इसके बाद 7 हैबिट्स। 7 हैबिट्स हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में की हुई है, एक बार एक बस पॉइंट्स हम कर लेते हैं रीड। फर्स्ट इज बीइंग प्रोएक्टिव, then is begin with an end in mind, put first thing first, think win-win, seek first to understand, then to be understood, synergize and sharpen. Proactive is being responsible, पहले से ही तैयारी कर लेना किसी चीज की। बिगिन विद एन एंड इन माइंड का मतलब है पहले से ही नतीजा सोच लेना कोई कदम लेने से पहले। अगर आपका लव्ड वन आपको कहता है मुझे छुट्टी दिला दो, अभी ले जाओ, तो पहले हम कॉन्सिक्वेंसेस देख लें। हमारे जो डाटा इंटरवेंशन के पॉइंट्स हैं वो हम देख लें कि जो पास्ट में हुआ है उसने कितने प्रॉमिसेस पहले भी किए थे और उसका नतीजा क्या हुआ था, ही वाज अगेन इनटू एडिक्शन। तो पहले से हम उसकी तैयारी कर लें। देन है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जरूरी काम को पहल देना। देन थिंक विन विन, मतलब हमें हमेशा क्या सिखाया गया है कि एक जीतेगा तो दूसरे को हारना पड़ेगा, बट द प्रोग्राम सेज विन विन, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। हमारे पेशेंट का हमारा फायदा, फैमिली का हमारे पेशेंट का। तो 2 पार्टीज जब इन्वॉल्व होंगी तो दोनों का म्यूचुअली फायदा होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड थिंक विन, कि आप जो जो फैसला ले रहे हो आप देख रहे हो कि दूसरी पार्टी, आपके फादर, आपके मदर, वो नाराज तो नहीं हो गए, नहीं है तो उसको नेगोशिएशन पे आओ, कोई मिडवे निकालो। सो दैट्स कॉल्ड थिंक विन विन। एंड देन उसके बाद फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दैट मीन्स कि पहले सुनो किसी की बात, समझो, फिर अपनी बात रखो। एम्पथी, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो कि आपका लव्ड वन एक फेटल इफ अनट्रीटेड बीमारी से गुजर रहा है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज से गुजर रहा है। नशा जो उसकी लाइफ लाइन थी, नशा जो उसका फ्यूल था, जो उसकी गाड़ी को चला रहा था, वो आपने ले लिया है, तो उसकी लाइफ डिप में आएगी, वो बिल्कुल उदास होगा। सो आप एम्पथाइज करें कि आपकी लाइफ में आपकी फेवरेट चीज कोई ले ले तो आप भी तो टूट जाते हैं।
तो अपनी ये रिहैब का प्रोग्राम उनको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के उसके बिना जीने के लिए मोटिवेट कर रहा है. सो एम्पथी, अंडरस्टूड देम, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे. डोंट एक्सपेक्ट दैट कि नशा छोड़ दिया, वो घर आ गया, अब सब कुछ वो नॉर्मल वे में हैंडल करेगा जैसे उसके घर में बाकी बच्चे या कजन्स कर रहे हैं. एम्पथी, अंडरस्टैंड करें. आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू को वो हमारा प्रोग्राम कहते हैं कि समझो तो सी कि दूसरे के अंदर चल क्या रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी जगह जाके महसूस करो, उसकी जगह जाके सोचो. एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज सिनर्जी. सिनर्जी मतलब तालमेल, सबकी एनर्जी. सिनर्जी मतलब सारियों की एनर्जी यूज करो, अकेले नहीं करना. वन हेड is no more better. कहते हैं 2 heads are better than 1 head. 2 हेड चलेंगे तो 2 आइडियाज, 2 दिमाग चलेंगे तो बेटर आइडियाज आएंगे. एंड देन शार्पनिंग द सॉ. सीखते रहिए, रिचार्ज करते रहिए. जैसे पानी बहता रहता है उसी तरह आप भी खड़े मत हो जाना. खड़े पानी में सबसे ज्यादा मच्छर आते हैं. तो आपकी लाइफ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. कीप फ्लोइंग. सीखते जाएं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाएं. And then there comes the last point that is called gratitude. अभी मैम ने ये जो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वाला पॉइंट बोला, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी. हम सभी कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी इमोशंस को कोई नहीं समझता. पर क्या हमने दूसरे की इमोशन को कभी समझा है? क्या हमने समझा है अगला बंदा क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों एग्रेसिव हो रहा है? हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. अगर आपका लव्ड वन गुस्सा कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, आप कोई चीजें फेंक रहा है, तो उसके पीछे कोई तो वजह है. देयर इज समथिंग. जो मैम ने बोला है एम्पथाइज करना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हम ये समझेंगे हमारा लव्ड वन एक ऐसी बीमारी में से गुजर रहा है. हम लोग तो एक चाय का कप नहीं छोड़ सकते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू लीव एडिक्शन जो कि इतनी ज्यादा अंदर तक घर कर चुकी है, जिसमें से बाहर आने में टाइम चाहिए उसको. अगर घर जाके वो कहता है मेरे को सिगरेट की तलब लग रही है, तो आपने ये नहीं कह देना फिर इलाज की करा के आए हैं, जो हले भी सिगरेट ही पीनी है. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आप उसको समझें कि अगर क्रेविंग आ रही है या थॉट आ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी बात सुननी है, बैठना है उसके साथ, उसको बोलना है कि लेट्स डू समथिंग. हम कोई काम कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने को बना लेते हैं, या ट्रीटिंग टीम के साथ बात कर लेते हैं. तो अंडरस्टैंड करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज ग्रैटिट्यूड, कि शुक्राना करना, जो कि शायद हम नहीं करते. ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे भगवान ने वो नहीं दिया, मेरे बच्चे को ये ऐसी बीमारी क्यों लग गई. हम पहले ग्रैटिट्यूड करें, भगवान का शुक्राना करें उन चीजों का जो हमारे पास है. स्मॉल थिंग्स. हमारे पास बच्चे हैं, घर है, रहने के लिए जगह है, हम अभी आज हेल्दी है, हम जिंदा है, अलाइव है, हमारे पास लव्ड वंस हैं. हम छोटी छोटी चीजों को ग्रैटिट्यूड करें एंड डेली बेसिस पे करें. सुबह उठ के करें, सोने से पहले करें. ग्रैटिट्यूड टू ऑलमाइटी फॉर गिविंग व्हाटएवर यू हैव गिवन अस. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, मतलब एक जहाज को अगर हम लें कि वो तूफान में फंस गए, तो वो एक कंपास उसको बता सकती है कि डायरेक्शन कौन सी ले सकते हैं. उसी तरह जब हम फंसे हुए होते हैं और अगर हम शुक्राना करें परमात्मा का, यहाँ बथेरा कुछ है. हमारी एक स्टोरी है जिसको सर हमेशा कहते हैं कि लाइक टांडे चले गए हैं. मतलब वो किसान और किसान की वाइफ है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि रब इतनी बारिश कर रहा है, बारिश तो कर रहा है, वो टॉर्च क्यों मार रहा है. वो टॉर्च इसलिए मारा, उसका हस्बैंड कहता है फार्मर का अपनी वाइफ को कि रब कह रहा है कोई टांडा रहते नहीं क्या खाली. तो वाइफ क्या कहती है कि कोई बात नहीं, टांडे अगर उड़ गए हैं, जमीन तो अभी भी है, बथेरा कुछ जा चुका है, बट फिर भी दिमाग अभी भी बचा, शरीर अभी भी बचा हुआ. तो टांडा अगर चला भी गया, जमीन है. शुक्राना. सो दैट कंपास गिव यू दैट डायरेक्शन. वो स्ट्रॉमी सीज में अगर कंपास कहती है, उसी तरह जब मेरे अंदर शुक्राना आता है कि हाँ बहुत सारी चीजें चले गई हैं, बट बहुत सारी चीजें, आई एम स्टिल बेटर देन, स्टिल ब्लेस्ड देन 100 ऑफ पीपल्स. जो आज मैं जिंदगी जी रही हूँ, बहुत सारे लोग शायद उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश हम ये लाइफ लीड कर पाए. तो जब हमारे अंदर कंपैरिजन आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है, एक दूसरे को लेके एनवी की फीलिंग आती है,
तो ये जो टूल है शुक्राना का, शुक्र है बाबा जी बथेरिया कोलों में चंगी हगी। तो ये आपकी एनर्जी को, आपकी फेथ को, आपके डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाता जाता है। तो दीज आर द ज्वेल्स ऑफ द प्रोग्राम। हमने शुरू में कहा था ये हार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, जिसको हमने बहुत ही मतलब कंसाइज वे में आपके सामने रखा है, क्योंकि हम आजकल बात कर रहे हैं कि नशा छड़ना, छड्डन दी गल कर दो, छड़ दो, नशा छड़ना छड़ दो, ठीक है। तो नशा छड़ना छड़ दो या नशा छड्डन दी गल छड़ दो, फिर करो कि सो दैट इज द लिस्ट दैट यू हैव टू डू, कि ये आपको करना है। सो दैट्स ऑल। हाँ जी, मैम हैज टू से समथिंग प्लीज। मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम, और मैं सुन रही थी ऑनलाइन जब शुरुआत हुई, तो मुझे ना वन डे प्रोग्राम पे, क्योंकि आज मेरे घर वन डे प्रोग्राम वाला ही कुछ किस्सा चल रहा था, मैं शेयर करना चाहती हूँ बाकी सारी फैमिली से कि मेरा पेशेंट एडिक्शन में, मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ में नहीं है, पर उसको एडिक्शन पढ़ाई की, एक एग्ज़ाम्स देने की, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने की है, जिसमें कि वो भी सेम प्रोसेस होता है जो कि एक सब्सटेंस में होता है। मैंने देख लिया, मतलब ये 1.5 साल में मुझे एग्जैक्ट क्लियरली समझ आ गया कि एक सब्सटेंस अब्यूज में जो हो रहा है सेम टू सेम डिट्टो मेरे पेशेंट में हो रहा है। आप बोलोगे कि दिवाली ये फेस्टिवल सब्सटेंस वालों के लिए प्रॉब्लम्स लाते हैं, मेरे पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही है। आज मैं देख रही थी कि एक छुट्टी का दिन आ गया है और पीछे भी कुछ छुट्टियां रही हैं, तो सारा उसका रूटीन जो नॉर्मली होता है वो ऊपर नीचे हुआ है। नहीं तो एक जो रिगरस डेली आपने जाना होता है कॉलेज, उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो नहीं है। तो आज इतनी एम्बिवेलेंस चल रही थी, मैं किसी को मिलना हूँ, कोई मेरा फ्रेंड आ जाए, देखो कोई सब्सटेंस नहीं है, पर अंदर इतनी उथल पुथल थी। तो मुझे उसको, और फिर जब मेरे को उसको पता चला कि अच्छा मम्मा तो जा रही है हर्मिट, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं कहा व्हाट इज दिस, ना कोई तैयारी ना कुछ, और वो मुझे समझ आ रही कि ये हर्मिटेज जाना भी एक एस्केपिज्म है। तो मैंने उस चीज़ को ठीक करने के लिए उसको एक टारगेट दे दिया कि ये तुम्हारा काम है, क्योंकि एक एंग्जाइटी थी कि उसको एक पोस्टर बनाना है, जो उसके लिए मुश्किल काम जो चल रहा है काफी दिन से, पर उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ बहुत हैंड होल्डिंग की, मतलब मुझे थोड़ा इसमें हेल्प मिले। तो मैं उसका थोड़ा सा हैंड होल्ड करके आई कि ये मैं तुम्हें टेम्पलेट दे रही हूँ, इसमें तुम डालना शुरू करो मटेरियल, बाय द टाइम विल कम एंड विल सिट डाउन एंड विल गो थ्रू टुगेदर। लेकिन तुम यहीं घर पे ही रहोगे, तुम्हारी सिस्टर भी घर पे है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब देखो, मैं ये देख रही थी कि फेस्टिवल्स जो है ना वो सबके दिमागों पे हावी हो जाते हैं, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज है या नहीं है। एक बीमार दिमाग है ना, वो फेस्टिवल्स जो आप देखो हमारे नहीं हावी हो जाते, हमें अपने आप को नॉर्मल मानते हैं। मैं खुद सही सोचती हूँ कि मैं प्रोग्राम में आई तो प्रोग्राम से पहले ना, करवा चौथ से 2-3 दिन पहले एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी, हाई ये हाई वो है। अब मैंने कहा जो होता होए, जो नहीं होता नहीं होए, फेस्टिवल ने आना है, चले भी जाना है, ठीक है, कपड़े उपड़े डाल के फेस्टिवल मना लेंगे, फिर टेंशन कोई नहीं लगानी कि ये रह गया वो रह गया। हाँ, नहीं तो रात के 12 बजे जाके अपने आप को तंग करके मेहंदियां लगा के आ रहे हैं, कॉलेज से आके सारे तो काम आप करके 4 से अपने आप को 4 से 6 में हाँ, रख रही हो, नॉट नहीं, ग्लैमर एंड चल रहे हैं बाहर। रिलैक्स में फील कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ है, लेकिन मुझे जैसे मनाना है, मेरे को फोटो 6 में रख के मनाना है, मुझे दूसरों को देख के नहीं मनाना कि उसने ये कर लिया उसने वो कर लिया। मतलब ये चीज देखो, मैं सोची थी अगर हमारे साथ में हो रहा है, तो मैंने आज अपने पेशेंट में देखा कि उथल पुथल कैसे उसकी हो रही है। अब जाके मुझे पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली बना। but we are into the program और हम छोटी छोटी स्किल्स को डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली। जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. आज अभी सुन रहे थे, आपने कहा कि फोन लेकर, फोन बजा तो फोन उठा के बाहर निकल गए कमरे से और बात करने लगे। इज इट नॉर्मल टू डू दैट और इट्स नॉट हेल्दी फॉर द योर लव्ड वन? In which context you are saying? I had given you an example of emotional regulation कि अगर आप किसी की डेथ सेरेमनी पे बैठे हुए हैं और वहां पे आपको पता है कि आपको एक इम्पोर्टेंट कॉल आनी है एक एजेंट की, जिसमें ये पता लगना है कि आपके बच्चे का वीजा लग गया है। अगर आप उसी सेरेमनी में बैठे बैठे इसको उठा लेते हैं और वाव वाव करते हैं, तो दैट इज इमोशनल डिसरेगुलेशन। तो आप क्या करेंगे, या तो नहीं उठाएंगे, मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, या तो नहीं उठाएंगे और वेट करेंगे और बाहर जाके वो वाला वाव करोगे, उस एनवायरनमेंट में नहीं करोगे। ये बताया था, दिस इज
अपनी इमोशंस को 4 to 6 में कैसे रखें? No, my question was कि when we are sitting in a room with our loved one and 4-5 people are sitting, suddenly there is a call, like अपने पे लेके कर रही हूँ कि एक मेरी कॉल आ गई किसी फ्रेंड की, कुछ भी. So sometimes I know कि my family में my loved one may not like it. So can I quit the room or can So I that sit? You need to prioritize. हाँ. सबसे पहले prioritize your family or your phone call. Okay. If the phone call is very much important, then you can say excuse me and then you can go out, but you need to prioritize. If it is unimportant, it is not urgent, then you can take it afterwards. So it's always that urgent versus important. When you know that कि ये call urgent हो सकता है, तो obviously मेरे हॉस्पिटल से फोन आएगा, मैं फैमिली के साथ बैठी हूँ, then I know that 8-9 बजे फोन आ रहा है तो अर्जेंट कॉल होगा, then I say that कि यार 2 मिनट देना मुझे, ठीक है. और अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे भाई बंधु बहनों का आ गया, so that's अभी मेरे लिए not urgent, so I can उसको delay that call. So this is how we process the things. हमें पता है कि हाँ डिपार्टमेंट से फोन आना है, जो हॉस्पिटल से फोन आना है, जो आपको पता है कि आज urgent versus important, so you can prioritize your calls. Further, I would like to say about the skills of the program. This 33% really works, and all my family members, all the big family sitting here should use that. That 33% really works. Don't think about the rest 67%. Just do your 33%. It has really worked for me because I just put that 33. I am doing rest my warm-up. I am doing it, and it really works. This second thing, the pause really works. Pause. But even if what situation, whatever fight may be going on, and you give it a pause, and the other person sometimes also battles down in that. Because if even your thought process goes down, even the listener. This is showing that program is actually going inside. Yeah. This is showing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Anybody else? जी. जैसे मैम ने कहा ना अभी कि फोन कॉल आ गया, तो रिसेंटली हमारे साथ अगर हम बाई चांस कोई ऐसे फैमिली बातें कर रहे थे जिसमें हम रियली पेशेंट की बात सुन रहे थे, उसकी कुछ शेयरिंग सुन रहे थे, अपने अपने पॉइंट दे रहे थे, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड को कॉल आया, उन्होंने बंद किया. फिर हमारी काफ़ी लंबी टॉक गई, हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन पे जाना था, हमने वो थोड़ा पोस्टपोन किया, और एंड में जब खत्म हुआ ना तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हम बैठ के हमारी जो पेशेंट को इश्यूज आए, हमें भी उसके साथ जो इश्यूज एड्रेस करने थे. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की मैम इस चीज़ में, पहले जब हम प्रोग्राम में नहीं थे ना तो हम वो एजर्टिवनेस नहीं थी हमारे में. हम पता क्या करते थे, नहीं पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा नहीं वो बाहर बेल बजी, पहले मैं वो कर रहा हूँ, और फिर उधर बीच में फिजल आउट हो जाता. कई बार तो मैं कहती थी ओहो मुझे तो दिमाग से बात ही निकल गई. अब पता क्या है, अब सारे जने बड़े एसर्टिव होके नहीं, अब ये बात चल रही है ना, अब तो हम इसी पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे उसके बाद में. सो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ही हमें सिखाता है छोटे छोटे स्किल से, और फिर उसके बाद में ना आप सब पैट ऑन द बैक देते हो कि नहीं हमने जो किया बहुत अच्छा किया, कहीं हम लेट हो गए इट डजंट मैटर, पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारा हो गया. So we are really thank you for your sharing, because अगर 2 फैमिली मेंबर्स यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, so I think the rest of the families, मतलब हम जो कहते हैं प्रोग्राम, वो आपको यहाँ पे मतलब क्लियर एक मिरर है, क्लियर एक रिफ्लेक्शन है कि प्रोग्राम रियली वर्क्स. और अगर आप भी करेंगे तो आपके अंदर भी चेंज, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो प्रोग्राम को अपने अंदर डाल रही हैं और उनको एक्सपीरियंस कर रही हैं. Thank you so much.